दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं स्टेट का लेजिस्लेचर्स, तो उसकी जो पहली पार्ट में हमने कवर किया था कि कैसे इसका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, कौन इन मेंबर्स को शपथ दिलाता है और कैसे इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर किन जिन स्टेट्स में काउंसिल है तो काउंसिल का इलेक्शन कैसे कराया जाता है और कितने समय के लिए असेंबली जो है वो बनाई जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जो है पिछली वीडियो में कवर की थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो दोनों सदन होते हैं असेंबली और काउंसिल, इनकी जो कार्यवाहक अधिकारी होते हैं उनके बारे में। तो देखो ये जो चैप्टर जो है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य का जो विधानमंडल है, और इससे पहले जो हमने यूनियन गवर्नमेंट में पढ़ा था पार्लियामेंट, ये दोनों ही जो है चैप्टर बिल्कुल सेम है और दोनों के जो प्रोविजंस, कुछ एक दो प्रोविजंस को छोड़कर ही बकाया सभी प्रोविजन जो है वो सेम है। अगर किसी ने भी पार्लियामेंट चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर्स को में, यानी कि एक बार आप जैसे ही पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। टोटल कैसे सदन की प्रोसीडिंग्स वगैरह चालू की जाती हैं, कैसे उसको स्थगन करना है, सब कुछ वही पावर्स हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के तो दोनों जो हाउस होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके अपने-अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कार्यवाहक अधिकारी होते हैं। जैसे कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वैसे ही चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और एक पैनल होता है चेयरमैन्स का असेंबली के लिए, जो क्या करते हैं कि यदि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, तो इस पैनल का कोई भी एक सदस्य जो होता है वो उस सदन की जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो चालू रखता है। अब स्पीकर जो होता है उसे कैसे चुना जाता है? पहले अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 180 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है किसके बारे में? स्पीकर के बारे में, कि स्पीकर ज़्यादातर इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? असेंबली के इटसेल्फ फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर, यानी कि जो असेंबली में चुनकर सदस्य आए हैं उन्हीं में से किसी एक पर्सन को जो है वो स्पीकर चुना जाता है। और स्पीकर कब तक रहता है असेंबली में? जब तक उसकी उस सदन की जो है उतना समय रहता है, यानी कि अगर 5 साल है तो 5 साल तक वो है स्पीकर उस पद पर रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो स्पीकर है अपनी ऑफिस को पहले भी छोड़ सकता है। किन कंडीशंस में? या तो असेंबली उसकी सदस्यता खत्म कर दे, ठीक है? दूसरा, या वो खुद अपने आप से रिज़ाइन कर दे और रेज़िग्नेशन लेटर लिखकर किसे देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पीकर जब कभी अपना रेज़िग्नेशन लेटर देता है, वो किसको देता है? डेप्यूटी स्पीकर को। तीसरा है, यदि उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव किसी रिज़ॉल्यूशन के द्वारा। रिज़ॉल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यानी कि जो सदन है, सदन की बहुमत के लोग, सदन के जो सदस्य हैं, उसकी एक मेजॉरिटी के द्वारा यदि कोई रिज़ॉल्यूशन पास कर दिया जाता है, तब उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि इस संबंध में कोई भी रिज़ॉल्यूशन लेकर आया जाता है, तो 14 दिन पहले के एडवांस नोटिस देना होता है, ठीक है? कि यदि अगर स्पीकर को हटाने के संबंध में कोई भी एक रिज़ॉल्यूशन लाया गया है, तो लाने से पहले 14 दिन पहले जो है एक नोटिस दिया जाएगा, ताकि स्पीकर को ये पता रहे कि हाँ, उसके अगेंस्ट जो है एक एक्शन जो है ली जा रही है। तो ये कंडीशंस हैं, इनमें वो पहले भी 5 साल से पहले उसे हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पीकर की पावर्स क्या होती हैं और उसकी ड्यूटीज़ काम के बारे में, तो पहला यही है कि वो मेंटेन करता है ऑर्डर और डेकोरम ऑफ द असेंबली। जो असेंबली है उसमें एक ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करके रखता है। उसके जो कामकाज है उसको नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है उसकी प्रोसीडिंग्स को। यही जो है इसका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सदन की जो पूरी ज़िम्मेदारी है, कैसे चलाना है, वो सब किसके हाथ में होती है? स्पीकर के। दूसरा है एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है ऑफ द प्रोविजंस, जैसे कि भारत का संविधान है। भारत के संविधान में यदि कोई भी कहते हैं कि छेड़छाड़ या उसमें कोई बदलाव करना है, तो जो फाइनल पावर किसके हाथ में है? स्पीकर के हाथ में है। पार्लियामेंट के केस में भी देखा था। दूसरा, अगर असेंबली की प्रोसीजर मतलब कैसे उसका जो कामकाज चलाना है, उसके संबंध में यदि कोई कानून रूल्स वगैरह बनाने हैं, मेन पावर किसके हाथ में दी गई है? स्पीकर के। इसके अलावा भी है लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स विद द असेंबली। तो ये 3 पावर्स और हैं। तीसरी है ही एडजर्न द असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग एब्सेंस ऑफ द क्योरम, यानी कि क्योरम के केस में, क्योरम का मतलब कितना होगा? क्योरम का मतलब हो गया 1/10, यदि मेंबर प्रेजेंट नहीं है तब वो क्या है कि असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, जब तक इतना नंबर जो है नहीं हो जाता, 1/10 मेंबर नहीं आते तब तक के लिए वो क्या असेंबली को एडजर्न कर देगा। चौथा है, कभी भी वो पहले इंस्टेंस में वोट ही नहीं देता है, और वोट कब देता है? इन केस ऑफ अ टाई, यदि यानी टाई हो जाता है दोनों पे, उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में अगर बराबर वोट पड़ते हैं, ऐसे केस में वो वोट करता है। अन्यथा पहले इंस्टेंस में कभी भी वोट स्पीकर नहीं करता है। सीक्रेट सिटिंग, यदि जो लीडर है हाउस के, अगर वो कहते हैं कि यहाँ कोई सीक्रेट सिटिंग करनी है,
अब कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। तो उसका जो डिसीजन होता है मनी बिल के संबंध में क्या होता है, उसका फाइनल डिसीजन होता है। सातवां है, ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द असेंबली अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। यानी कि 10वीं जो शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, उसके ग्राउंड पर यदि कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, तो इसका जो डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर लेता है। तो स्पीकर जो है वो किसी भी सदस्य को एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पर जो है वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है एट्थ प्रोविजन कि स्पीकर जो है वो खुद से वह सभी जो अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ऑल द कमेटीज, यानी कि जो असेंबली की जितनी भी कमेटी बनाई जाती हैं उनको जो चेयरमैन होता है वो कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर। और स्पीकर खुद से 3 कमेटी हैं, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। ये 3 कमेटी इनका खुद से वो चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली। अब असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर, तो आर्टिकल नंबर पीछे हमने क्या देखा था? स्पीकर के बारे में बताता है 180, जबकि इसके बारे में बताता है 181 आर्टिकल जो है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करता है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली। जैसे स्पीकर वैसे डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा, और असेंबली के ही मेंबर में से कोई एक पर्सन जो है डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। और इसका जो इलेक्शन होता है, इसको मतलब जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर के बाद चुना जाता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस में रहते हैं जब तक, कितने समय के लिए? जब तक कि उस सदन का जो है समय है, लाइफ है, तब तक रहते हैं। लेकिन अभी फिर देखा हमने पीछे कि वो अपने 3 केसेस में जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। पहले सदस्य खत्म हो जाए, या रिजाइन कर दें खुद से, या रिजोल्यूशन के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी जो ऑफिस ये जो डेप्यूटी स्पीकर जो है परफॉर्म करते हैं ड्यूटी स्पीकर ऑफिस की वैनिटी, यानी कि जब कभी भी स्पीकर की पोस्ट खाली है तो कौन उसको प्रिसाइड करता है? डेप्यूटी स्पीकर। और ही ऑल्सो एक्ट एज द स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द असेंबली, यानी कि वही है कि जब कभी कोई वैकेंसी है या एब्सेंट है स्पीकर, उन सभी केसेस में जो डेप्यूटी स्पीकर उसका चार्ज संभालते हैं स्पीकर का। और जब वो स्पीकर का चार्ज संभाल रहे होंगे तो जो पावर्स स्पीकर को दी जाती हैं उन सभी का वो अवेल करेंगे, उनको फायदा उठाएंगे वो। स्पीकर नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर एक पैनल, फिर अगेन वही पैनल बनाए जाते हैं, और उस पैनल का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर एब्सेंट है तो इस पैनल का कोई भी एक सदस्य जो होता है उस सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। ना हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो परिषद होती है उसकी जो चेयरमैन है कैसे, जिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ पर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो है इलेक्ट किया। तो आर्टिकल नंबर 182, यानी कि 182 जो है वो चेयरमैन के बारे में बताया जाता है कि चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है काउंसिल के इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, यानी कि जितने भी जो सदस्य हैं काउंसिल के उन्हीं में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। चेयरमैन वैकेट हिज ऑफिस, चेयरमैन अपनी जो ऑफिस है वो कब छोड़ देता है? तो 3 कंडीशंस में, या तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, या वो खुद से रिजाइन कर दे, और रिजाइन जब करेगा तो डेप्यूटी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा चेयरमैन। तीसरा, यह उसको हटा दिया जाता है कि रिजोल्यूशन के द्वारा, और रिजोल्यूशन जब उसको हटाने के संबंध में लाया जाएगा तो अगेन वही प्रोविजन है कि 14 दिन का एक एडवांस नोटिस उसे देना होता है। ऐसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो पावर और फंक्शंस होती हैं चेयरमैन की काउंसिल में बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि स्पीकर की होती हैं असेंबली में। लेकिन स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो स्पेशल पावर क्या है कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, यानी कि एक बिल मनी बिल है या नहीं। उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है उस क्वेश्चन पर। तो ये जो पावर है स्पीकर के पास है, जबकि चेयरमैन के पास नहीं है। सैलरीज और जो अलायंसेस होती हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, असेंबली के और चेयरमैन के, ये सभी जो है वो फिक्स की जाती है किसी स्टेट के लेजिस्लेचर्स के द्वारा। यानी कि जो सैलरीज अलायंसेस हैं स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इन सब की जो तय कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। और इन सबको कहाँ से चार्ज किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि हमने पार्लियामेंट के केस में क्या देखा था कि इनका जो चार्जेस वगैरह जो होती है पेंशन वगैरह दी जाती है किससे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वैसे ही स्टेट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन होता है। तो आर्टिकल नंबर 152 डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताता है कि एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा, और डेप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाएगा काउंसिल के मेंबर्स के में से ही किसी एक पर्सन को। अगेन वही कि कब कब वो अपनी ऑफिस को वैकेट कर सकता है, या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, या वो रिजाइन कर दे, या उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो इनमें कुछ अलग प्रोविजंस नहीं है।
डेप्यूटी चेयरमैन जो है परफॉर्म करता है ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट, यानी कि जब कभी भी चेयरमैन एब्सेंट है या उनकी कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो चार्ज कौन संभालता है? डेप्यूटी चेयरमैन। ही ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन व्हेन द लेटर इज एब्सेंट, यानी कि जब कभी वो एब्सेंट होता है तब भी डेप्यूटी चेयरमैन उसका चार्ज संभालते हैं। चेयरमैन नॉमिनेट फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ पैनल, अगेन चेयरमैन जो है वो एक पैनल अपॉइंट करते हैं कि यदि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट है तो इस पैनल में से कोई से एक सदस्य उठकर उस सदन की जो है वो अध्यक्षता करता है, ठीक है। एंड ही होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन इज नॉमिनेटेड। नेक्स्ट है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के स्टेट की लेजिस्लेचर की जो सेशंस है उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 174 174, तो 170 जो 4 है वो किसके बारे में बताता है कि कैसे जो राज्य की सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो जो गवर्नर है समय समय पर क्या बुलाते हैं दोनों सदनों के लिए ताकि वो मिल सके, और जो मैक्सिमम गैप होता है दोनों के बीच में, दोनों सेशन के बीच में, वो कितना कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल में कम से कम 2 बार वो मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में गैप कितना होगा? 6 महीने का है। नेक्स्ट है एडजोर्नमेंट, स्थगन कर देना। स्थगन कौन करता है? जब सस्पेंड कर देते हैं द वर्क इन ए सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम विच में भी, मतलब जब बताया जाता है कि 1 घंटे या किसी 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए जो है वो अगर सदन की कार्रवाई को रोका जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो एडजर्नमेंट, मतलब एडजर्नमेंट में बताया जाता है कि निश्चित समय के लिए जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया है। जबकि एडजर्नमेंट सिंडाइज होता है, इसका मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, यानी कि जो बैठक चल रही है उसको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए है वो टर्मिनेट कर देना, मतलब इसमें कोई समय वगैरह नहीं बताया जाता है। और जो पावर है एडजर्नमेंट की और एडजर्नमेंट सिंडाई की वो किसके पास है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर काउंसिल असेंबली है तो असेंबली में स्पीकर के पास पावर है ये सदन को एडजर्न करने की, जबकि काउंसिल के केस में देखें तो ये चेयरमैन के पास है। नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। अब जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर और चेयरमैन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं सिंडाई, यानी कि जब कभी जब कामकाज पूरा हो जाता है उस सदन की तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि वो ये कि बिजनेस जब होती है सेशन की, जब कंप्लीट हो जाता है तब सिंडाई किया जाता है, और उसके अगले ही कुछ दिनों में गवर्नर इशू करते हैं एक नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन संबंध में प्रोरोगेशन ऑफ दिस, मतलब सेशन को स्थगित करने के लिए। ए प्रोरोगेशन टर्मिनेट अ सेशन ऑफ द हाउस, यानी कि जैसे गवर्नर जो है वो सदन को प्रोरोग कर देते हैं। अगर एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन क्या आता है? वो एक सेशन को ही टर्मिनेट करता है, और गवर्नर जब एक डेफिनेट इंडेफिनेट पीरियड की मतलब सेंडाई जब इशू कर दिया था, उसके बाद गवर्नर एक इशू करते हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद पूरी तरीके से सदन को जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन भंग करना। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता, केवल और केवल जो असेंबली है उसी को डिसॉल्व किया जाता है। और जब कभी डिसोल्यूशन किया जाता है इसका मतलब जो है कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसके बाद क्या है कि एक नया इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद जो है असेंबली द्वारा से मेंबर उसके चुने जाते हैं। अब पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन, यानी कि जब कभी भी सदन को डिसॉल्व किया जाता है, भंग किया जाता है, तो कोई भी जो बिल्स वगैरह होती हैं, चाहे वो असेंबली में है, काउंसिल है, उनकी उनको लेकर क्या स्थिति रहती है या किन-किन केसों में वो लैप्स हो जाती हैं। पहला है यदि एक कोई भी बिल पेंडिंग है असेंबली में, और चाहे तो असेंबली में वो ओरिजिनेट हुआ हो या उसको काउंसिल ने भेजा हो असेंबली में, ऐसे केस में यदि डिसॉल्व हो जाती है असेंबली, तो जो बिल जितने भी हैं वो सब लैप्स हो जाएंगे। दूसरा है यदि कोई भी बिल पास किया है असेंबली ने लेकिन काउंसिल में वो अभी पेंडिंग में है, तो उस केस में भी क्या है कि वो बिल लैप्स हो जाएगा। तीसरा, ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली डज नॉट लैप्स, यानी कि काउंसिल ने पास कर दिया है लेकिन वो कहाँ के पेंडिंग में है? असेंबली में, तो ऐसे केस में वो लैप्स नहीं होगा। तो केवल दो ही कंडीशन है जिन कंडीशन में कोई बिल लैप्स होता है, कि या तो कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है असेंबली में या असेंबली से उसमें पहुंचा है काउंसिल में, और ऐसे केस में क्या होता है कि बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। दूसरा जो है कि यदि असेंबली ने पास कर दिया है लेकिन काउंसिल में वो पेंडिंग में है, तब भी वो बिल जो है वो क्या लैप्स हो जाएगा। अन्यथा किसी भी केसेस में जो 3 और 4 पॉइंट दे रखे हैं इनमें वो है लैप्स नहीं होता है। अब बिल पास बाय द असेंबली इन अ यूनिकैमरल लिस्टिंग, यानी कि जिन राज्यों में एक सदन है और उसमें असेंबली ने पास कर दिया है, या पास बाय द बोथ हाउस इन द केस ऑफ बाइकैमरल, और या जिन राज्यों में 2 सदन है,
ठीक है, उनमें दोनों ने पास कर दिया है, लेकिन गवर्नर की एसेंट पर जा गया, गवर्नर के यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, तब ऐसे केस में जो है वो बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है A bill passed by the assembly in the unicameral state or passed by the both the house bicameral state but written by the president for reconstitution of the house does not lapse। यानी कि वही है कि यदि दोनों सदनों ने पास कर दिया था, गवर्नर के पास आया या प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसे वापस कर दिया कि एक बार दोबारा से उसको बिल को रिकंसिडर किया जाए, और इस दौरान क्या है कि अगर सदन जो है वो भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तब भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेरम। क्वेरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम नंबर जो है रिक्वायर्ड होती है सदन को चलाने के लिए। ठीक है, और ये कि नंबर कितना होता है, 1/10 होता है टोटल मेंबर ऑफ दी हाउसेस, यानी कि उस सदन के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य होना जरूरी है उस सदन की कार्यवाही चालू करने के लिए। अन्यथा अगर जब तक ये पूरी नहीं होती है, जब तक भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसको एडजन कर देते हैं हाउस को। नेक्स्ट है वोटिंग इन दी हाउस। सदन में वोटिंग कैसे की जाती है, तो सभी जो मैटर्स होते हैं, चाहे कोई सीटिंग हो किसी भी सदन की, एक मेजोरिटी के द्वारा प्रेजेंट की जाती है, और ये मेजोरिटी कितनी होती है कि उस समय उस हाउस में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं। केवल कुछ ही मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि स्पेशल मेंशन जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें रिक्वायर्ड होती है स्पेशल मेजोरिटी की, और वो कैसी है, जैसे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स है उनको अगर हटाना है, ठीक है, तो ऐसे में एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, अन्यथा जो है ऑर्डिनरी मेजोरिटी से बिल पास होंगे। वहीं लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कौन सी है, दो है, हिंदी और एक इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की। नेक्स्ट है राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स हैं और एडवोकेट जनरल होता है राज्य के, इनके क्या अधिकार हैं। In addition to the member of the house, every minister and the advocate general of the state have the right to speak and take part in the proceeding of either house or any of its committee of which is named a member without being entitled to vote। यानी कि कोई भी सदस्य किसी भी सदन का हो, उसके पास एक अधिकार होता है कि वो किसी भी सदन की कार्यवाही में उसकी कमेटीज में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट वहां देगा जिसका वो मेंबर है, सदस्य है इस हाउस का। जैसे सपोज करो कोई भी एक मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट हुआ है, तो ये जो मिनिस्टर होगा वो असेंबली में से इलेक्ट हुआ है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी भी जो प्रोसीडिंग्स है ना, कार्रवाई, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर बात वोट की आती है तो वोट केवल केवल ये कहाँ देगा, असेंबली में। एक मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही इज नॉट अ मेंबर, यानी जिस सदन का वो सदस्य नहीं भी है उसमें भी वो हिस्सा ले सकता है। दूसरा, यदि वो मेंबर नहीं है किसी भी सदन का, तब भी जो है वो दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स की, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि विद इन दी 6 मंथ, यानी कि विद इन दी 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता लेनी होगी किसी भी सदन की, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बने या काउंसिल का, अन्यथा उसकी जो सदस्यता है वो हटा दी जाएगी। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, जैसा पार्लियामेंट के केस में था वैसे ही जो है वो स्टेट के लेजिस्लेचर केस में, कि कैसे एक ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, फिर वो गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर जब कभी चाहे तो उससे रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो यदि कोई भी बिल अगर रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपनी एसेंट दे सकते हैं उस बिल पर, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं उस बिल के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की। लेकिन जब कभी भी बिल अगर रिटर्न किया जाता है हाउस के लिए, तो हाउस हैव टू कंसिडर विद इन अ पीरियड ऑफ द 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल को क्या रिकंसिडर होगा, करना होगा। और यदि बिल प्रेजेंट किया जाता है दोबारा से प्रेसिडेंट के पास उनकी सहमति के लिए, या उसमें कुछ संशोधन या बिना संशोधन के तौर पर, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में कि ये प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है, यानी उन्हें बाध्य है कि वो अपनी सहमति उस बिल पर दें। यानी कि जैसे पार्लियामेंट के केस में देखा था कि यदि कोई भी बिल दोबारा से अगर पास कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट को अपनी उस पर सहमति देनी ही देनी होती है। लेकिन स्टेट बिल के केस में ऐसा नहीं है। स्टेट बिल के केस में यदि कोई भी बिल जो है वो दोबारा से अगर पास कर दिया जाता है उस स्टेट के द्वारा, फिर भी जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट दें। और वही सब प्रोविजंस है मनी बिल के बारे में जो कि पार्लियामेंट में थे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी पार्लियामेंट के पास किसी भी विधेयक को बनाने के संबंध में क्या पावर्स होती हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और राज्य का जो विधानमंडल था उनके बीच में अगर कंपैरिजन करें, देखें सामान्य बिल को लेकर देखते हैं। पहला है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, की ऑर्डिनरी बिल
पार्लियामेंट के किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है और सेम प्रोविजन स्टेट में है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर, यानी कि कोई जो ऑर्डिनरी बिल है, चाहे कोई प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर, किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है किसी भी सदन में, और सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट में भी है। तीसरा है इट पासिस थ्रू द फर्स्ट रीडिंग, वो देखी थी कि हमने सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होती है जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ है, और ऐसी ही रीडिंग जो है वो स्टेट में की जाती है। चौथा है इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है तो या तो उसकी सहमति से सहमत हो जाए उस पर तब, चाहे तो संशोधन के माध्यम से, बिना संशोधन के माध्यम से, और सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट की लेजिस्लेचर के केस में बताया गया है। पांचवा प्रोविजन बताता है पार्लियामेंट में कि यदि डेडलॉक की स्थिति हो जाती है दोनों सदनों के बीच में किसी भी बिल को लेकर, आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाय द पहले हाउस के द्वारा अगर पास कर दिया जाता है तो सेकंड हाउस पर असहमति रिजेक्ट कर देता है उस बिल को, या कुछ सुझाव जो प्रपोज करता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है पहले हाउस को, तो इसका मतलब ये नहीं डज नॉट पास द बिल विद इन द 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल अगर पास नहीं होता है। यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच में 6 महीने तक अगर नाराजगी रहती है तो ये मान लिया जाता है कि उस बिल को लेकर डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो अराइज हो चुकी है। ठीक है, और सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट में, लेकिन स्टेट के केस में क्या है कि टाइम दे रखा है 3 मंथ का, कि 3 महीने तक अगर ये स्थिति बनी रहती है कि एक सदन पास कर दे दूसरा नहीं पास कर रहा है, तब ये माना जाए कि स्टेट में भी क्या है कि डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो चुकी है। यहाँ बस एक ही पॉइंट डिफरेंस है कि पार्लियामेंट में ये पीरियड 6 महीने का, जबकि स्टेट में ये पीरियड कितने का, 3 महीने का है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू शेप। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो यदि डेडलॉक की कोई सिचुएशन होती है तो आर्टिकल नंबर 108 ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है कि ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से उस जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन स्टेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट में कहीं भी ये नहीं दे रखा कि कोई बिल अगर डेडलॉक की स्थिति में है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो दिया गया हो, तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट कि जो लोकसभा है कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल अ सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा, अ जॉइंट सिटिंग इज ओनली द वे टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द हाउस, यानी कि लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती कि भाई उसने राज्यसभा ने कोई किसी बिल को लेकर अगर असहमति जताई है तो लोकसभा द्वारा से उसको बिल को पास कर दे और फिर वो ओवरराइड कर दे, नजरअंदाज कर दे राज्यसभा को। ऐसा नहीं है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो केवल और केवल ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ही उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन स्टेट में अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो ओवरराइड कर सकती है काउंसिल को बाई पासिंग अ बिल फॉर द सेकंड टाइम, यानी कि दूसरी बार वो बिल उसको लेकर आए और फिर वो इसके माध्यम से वो उसे पास कर सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन है 8th मैकेनिज्म है ज्वाइंट सिटिंग का फॉर रिजॉल्विंग अ डेडलॉक अप्लाई टू ऑल द बिल वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और द राज्यसभा। इफ अ ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट शोन बाय द प्रेसिडेंट द विल एंड एंड बिकम द डेट्स, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं बुलाते तो बिल जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैकेनिज्म है जो पासिंग द बिल और स्टेट में क्या कि सेकंड टाइम टू रिजॉल्व अ डेडलॉक अप्लाई टू द बिल ओरिजिनेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, यानी कि राज्य के केस में देखें तो विधानसभा में कोई भी बिल अगर ओरिजिनेट हुआ है और विधान परिषद में काउंसिल में वो पहुंचता है लेकिन काउंसिल के द्वारा पास नहीं किया जाता है और कब तक 3 महीने तक ये स्थिति बनी रहती है तो ये माना जाएगा कि हाँ डेडलॉक की स्थिति है। लेकिन फिर जो असेंबली है वो क्या करेगी, उस बिल को एक द्वारा द्वारा से एक नए तरीके से उस बिल को लेकर आएगी और फिर वो बिल जो है वो पास कर देगी। लेकिन ये प्रोविजन केवल केवल तभी अप्लाई होगा जब वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुआ हो तभी, मतलब काउंसिल केस में ऐसा नहीं है। अब मनी बिल के केस में देखें दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, यानी कि मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जाता है राज्यसभा में नहीं, और सेम प्रोविजन स्टेट में उसको असेंबली में लाया जाता है काउंसिल में नहीं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर लाया जाता है गवर्नर की रिकमेंडेशन पे स्टेट में। तीसरा प्रोविजन है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर एंड नॉट बाय ए प्राइवेट मेंबर, यानी कि मनी बिल कौन लेकर आता है, एक सरकार या सरकार का व्यक्ति यानी कि एक मिनिस्टर, और सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट में है। इट कैन नॉट रिजेक्ट अमेंड बाय द राज्यसभा, इट शुड बी रिटर्न टू लोकसभा विद इन द 40 डेज विद या विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि राज्यसभा जो है कभी भी मनी बिल को
रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल उस पर अपने सुझाव जो है वो दे सकती है। अब वो भी राज्यसभा लोकसभा माने या ना माने वो उसके हाथ में है। और सेम प्रोविजन इसी स्टेट में कि 14 दिन के अंदर-अंदर जो है काउंसिल को अपना जो जो भी उस पर एक्शन होती है वो लेनी होती है। अन्यथा ये माना जाए कि वो बिल जो है वो दूसरे सदन ने भी पास कर दिया है। 5वां प्रोविजन है लोकसभा जो है या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले सभी या कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यसभा की। ठीक है, ऐसी लेजिस्लेटिव के असेंबली केस में यानी इनके पास जो पावर दी गई है मनी बिल केस में पार्लियामेंट में लोकसभा के पास ज़्यादा दी गई है और स्टेट के केस में असेंबली को ज़्यादा दी गई है। यदि लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है इसकी रिकमेंडेशन तो बिल ये माना जाएगा भाई कि पास हो गया लेकिन पास किसी मॉडिफाइड फॉर्म में। लेकिन यदि असेंबली अगर एक्सेप्ट कर लेती है कोई भी रिकमेंडेशन तो ये माना जाएगा कि वो एक मॉडिफाइड फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया है सदनों ने। 7वां प्रोविजन है यदि लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है तो बिल ये तब भी यही माना जाएगा कि दोनों सदनों ने पास कर दिया है और पास किया एक ओरिजिनल फॉर्म में जैसा वो पहले था उसी फॉर्म में। और सेम प्रोविजन जो है वो असेंबली के केस में है। 8th है यदि राज्यसभा रिटर्न कर देती है बिल लोकसभा के लिए 14 दिन के अंदर अंदर तो बिल ये माना जाए दोनों सदनों ने पास कर दिया है एक इसमें एक पीरियड के द्वारा और एक ओरिजिनल फॉर्म में और सेम प्रोविजन 8th में मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन है the constitution does not provide the resolution and dialogue between the two houses. This is because the bill of the Lok Sabha is made for to prevail over that of the Rajya Sabha if the latter does not agree to the bill. यानी कि ऐसे इसको लेकर हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इस मनी बिल को लेकर कोई डेडलॉक की स्थिति अराइज हो। यहाँ पर एक तरफा जो पावर दे दी गई है और जब एक तरफा पावर दी गई है तो कभी भी डेडलॉक की स्थिति होती नहीं है मनी बिल के केस में। तो सेम प्रोविजन जो है वो स्टेट के केस में है, कोई भी ज़्यादा अलग नहीं। अब यहाँ पर पोजीशंस की बात की गई है किन-किन पोजीशन किन-किन केस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली की जो पोजीशन है वो बराबर है। तो ये वो अभी हम पीछे हमने देखा था जब हमने कंपैरिज़न किया था पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है प्रिविलेजेस की बात करें तो प्रिविलेजेस भी वही होते हैं, कि जो जो जितने भी प्रिविलेजेस एक पार्लियामेंट में मेंबर्स को दिए जाते हैं, वो सब प्रिविलेजेस स्टेट के लेजिस्लेचर्स के पास होते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज में यानी कि जो भी प्रिविलेज बिलोंगिंग टू द ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट हैज राइट मतलब उनके पास अधिकार होता है कि वो अपनी रिपोर्ट है डिबेट है प्रोसीडिंग्स है इन सभी को वो पब्लिश कर सकें और कोई भी यदि बाहरी व्यक्ति है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं जो सदन की कार्रवाई से या कोई सिटिंग सीक्रेट सिटिंग होनी है उससे लेकर और इट कैन पनिश मेंबर्स और आउटसाइड ऑफ ब्रीच ऑफ यानी कि जो भी अगर सदन की अवमानना करता है तो उसको लेकर चाहे तो वो सदन के सदस्य क्यों ना हो या कोई बाहरी व्यक्ति है उसको कंटेम्प्ट के केस में पनिश कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस के जो सेम है पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये टेबल दी गई इस टेबल में बताया किस राज्य के पास में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के पास कितनी है 175, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, आसाम में कितनी है 126, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, गोवा की विधानसभा में जो 40 सीटें हैं, गुजरात की 182। अब यहाँ भी कोई भी जो है 2025 में यदि एग्जाम दे रहा है तो उसको बिहार की जो सीटें हैं वो याद होना चाहिए क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से इसलिए करंट न्यूज में है बहुत ज़्यादा। तो एग्जाम में पूछा जाए तो ये पूछा है कि बिहार में कितनी सीटें बिहार की विधानसभा में। तो इस तरीके से सभी जो सीट्स हैं याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीट है तो उनका एक सीक्वेंस एक बार याद कर लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश 27 नंबर। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो है पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में है 288 सीटें 288 महाराष्ट्र में। तीसरे नंबर पर आता है बिहार और अभी हमने देखा था बिहार में कितनी सीटें हैं 243 सीटें हैं। चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु और तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं 234। तो ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा में। अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो किसके पास ज़्यादा है दिल्ली के पास 70 सीटें हैं, पुडुचेरी के पास 30 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर जो हाल ही में 2019 में बनाया आर्टिकल 370 हटने के बाद तो इसकी जो विधानसभा में सीटें कितनी 83 सीटें हैं। SC ST सीटें याद करने की आपको जरूरत है नहीं। तो ये कुछ सीटें जो थी वो अभी हमने कवर की हैं। मतलब इसके हिसाब से देखें तो जो पूरा जो चैप्टर है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का वो पूरा कवर होता है। तो ये जो चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर
ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इसे समझना है बढ़िया, तो पहले आपको क्या है, जो पार्लियामेंट जो चैप्टर है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट दोनों को, कोई भी अगर लॉ बनाया तो लॉ को बनाने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है वो दोनों में सेम होती है, चाहे वो राज्य में बनाया जा रहा हो चाहे वो पार्लियामेंट में बनाया जा रहा हो। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स के केस में कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं, मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन जो हो जाता है वो गवर्नर के पास ही हो जाता है कि यदि कोई बिल बनाया जाता है तो वो रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए। केवल एक यही प्रोविजन एक अलग है, और कोई भी प्रोविजन ज़्यादातर सब जो है वो सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो आपको अगर समझना है तो पहले पार्लियामेंट जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पढ़ने में। तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, वो होगा स्टेट का हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी बिल्कुल सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ अपॉइंटमेंट को लेकर रिमूवल में के संबंध में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो चेंजेस वगैरह नहीं है। पावर्स हैं वो भी सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।